गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक क्विक रिवीजन देने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का। जैसा कि हम सब लोगों को पता है, ऑप्टिक्स की वेटेज हमारे यहाँ काफी ज्यादा है। नो डाउट 14 मार्क्स तो हम लोगों को मिलने ही मिलने हैं, जिसमें रे ऑप्टिक्स एज वेल एज वेव ऑप्टिक्स दोनों ही कॉन्सेप्ट हम लोगों को डियर स्टूडेंट डिस्कस करने होंगे। रे ऑप्टिक्स के काफी सारे फिनोमेना हैं, हमें अगर क्लियर होते हैं तो वेव ऑप्टिक्स में हेल्प करते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो रे ऑप्टिक्स हमारा एज बिल्डिंग ब्लॉक काम करेगा। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत हम लोगों की करते हैं रिफ्रैक्शन से। यहां रिफ्रैक्शन क्या है हमने एक इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहां पे देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास कोई सरफेस है जो ट्रांसपेरेंट है। कोई भी इंसिडेंट रे मेरी ट्रैवल करती है और ट्रैवल करके सरफेस पे स्ट्राइक करती है। जहां भी सरफेस पे स्ट्राइक करती है उस पे मैंने ये नॉर्मल टू प्लेन डिस्कस कर लिया या ले लिया। अब यहां कुछ पार्ट सेम मीडियम में आ जाता है, जिस मीडियम से गया था उसी मीडियम में वापस आ जाता है, तो दैट इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्टेड। डियर स्टूडेंट्स, इस रे का कुछ पार्ट दूसरे मीडियम के अंदर चला जाता है, दैट इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्टेड। तो रिफ्रैक्शन के लिए ये एसेंशियल है कि कोई भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक हम लोग रिफ्रैक्शन नहीं कह सकते। और अगर कोई रे सेम मीडियम में वापस आती है तो दैट विल बी टर्म्ड एज रिफ्लेक्शन ऑलवेज। डियर स्टूडेंट्स, यहां दो मीडियम हमने दिखाया हुआ है, मीडियम नंबर 1 दिखाया हुआ है, मीडियम नंबर 2 दिखाया हुआ है, नॉर्मल टू प्लेन दिखाया है। अब इंसिडेंट एंगल की बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि नॉर्मल टू प्लेन के साथ में इंसिडेंट रे जो भी एंगल बनाती है, जो मैंने एरो आपको यहां लगा के दिखाया उसी डायरेक्शन में आप लोगों को एंगल को मेजर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, angle between normal to surface and incident ray is termed as angle of incidence. Angle between normal and reflected ray is termed as angle of reflection. Angle between normal to plane and refracted ray is termed as angle of refraction. तो ये 3-4 टर्मिनोलॉजी हम लोगों को यहां पे देखनी है डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने इस फिगर के थ्रू आपको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंशिएट कराने की कोशिश की है। अब मैं नेक्स्ट फिगर अपनी लेना चाहूंगा जिसमें प्योरली यहां हमने रिफ्रैक्शन को शो करने की कोशिश की है डियर स्टूडेंट्स। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है बात तो समझ में आ गई, काफी सारी चीजें ऊपर क्लियर कर चुके हैं। यहां दो मीडियम हम लोगों ने वेल फेमस एयर एंड ग्लास को ले रखा है, जो हम लोगों को लैब में ग्लास स्लैब मिलती है। इंसिडेंट एंगल को शो किया, अगेन रिफ्रैक्टेड एंगल को शो किया, इंसिडेंट रे को शो किया, रिफ्रैक्टेड रे को शो किया, नॉर्मल टू सरफेस दिखाया। डियर स्टूडेंट्स, कोई जरूरी नहीं है कि रे हमारी एयर से ग्लास में जाएगी। इट मे बी पॉसिबल कि रे हमारी ग्लास से एयर में जाए। जैसा हम सब लोग जानते हैं, जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है किससे? एंगल ऑफ इंसिडेंट से। लेकिन अगर कोई रे डेंसर से रेयर आती है तो ऐसी स्थिति में जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो बड़ा होगा इंसिडेंट एंगल से। इस चीज को हम लोग छोटी क्लासों में ऐसे पढ़ते आए हैं कि अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। और अगर कोई रे रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं डियर स्टूडेंट्स। यहां एक खास बात मेरे को जरूर एक्सप्लेन करनी है कि अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो निश्चित रूप से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। या मैं कह सकता हूं कि अगर नॉर्मल के अक्रॉस कोई इंसिडेंट रे होती है तो नॉर्मल के साथ साथ ही वो चलती रहती है, यानी उसमें इंसिडेंस एंगल अगर 0 है तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी 0 ही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स,
इस चीज को ऐसे भी कह सकता हूं कि नॉन डेविएटेड, विदाउट डेविएशन ये रे मेरी चली जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ना चाहें, रिवर्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करना चाहें। देखिए हमने क्या किया, इंसिडेंट एंगल 0 करते हुए एक प्लेन मिरर लगा दिया रिफ्रैक्टेड रे के रास्ते में। तो नोट जब यहां पे इंसिडेंट एंगल 0 होगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा, यानी सेम पाथ को ट्रेस करते हुए रे हमारी वापस जाएगी। तो हम लोग क्या देखते हैं, पहली रे जिसको मैं रेड से डिनोट कर रहा हूं, उसके लिए रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया आई और आर को लेकर के। लेकिन जो वापस वाली रे होगी, अगर मैं इसकी बात करूं तो वापस वाली रे के लिए मेरे पास ये आर अब इंसिडेंट एंगल की तरह से काम करेगा और आई रिफ्रैक्टेड एंगल की तरह से काम करेगा और सेम पाथ को ट्रेस करते हुए रे आगे चली जाएगी। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, ग्लास स्लैब के थ्रू हम लोगों ने सीखा था क्या निकालना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना, लेटरल शिफ्ट निकालना। ऐसा हम लोगों ने 9th 10th में एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। अब आपके यहाँ इसका डेरिवेशन है, तो एज यूजुअल डेरिवेशन तो हम लोग कर चुके हैं हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं उनके अंदर। लेकिन अब मैं यहाँ सिर्फ ब्रीफिंग करना चाहूंगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किस तरह से हम इंसिडेंट और इमर्जेंट एंगल्स की बात करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एयर से रे गई ग्लास में और ग्लास से रे आई अगेन एयर में। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये मेरा इंसिडेंट एंगल 1 होगा फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्रैक्टेड एंगल होगा फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए। लेकिन इस R1 के बराबर I2 मेरा होगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर देयर। ये I2 इंसिडेंट एंगल होगा सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए। सेकंड रिफ्रैक्शन में ग्लास से रे आ रही है मेरी एयर के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा इंसिडेंट मीडियम और इमर्जेंट मीडियम सेम है, ऊपर भी एयर थी नीचे भी एयर है, तो ऐसी स्थिति में ये जो इंसिडेंट एंगल है इस फाइनल रिफ्रैक्टेड एंगल के बराबर होगा। और अब हम इस फाइनल रिफ्रैक्टेड एंगल को इमर्जेंट एंगल के नाम से जानते हैं। और हम लोग ये बात प्रूव कर चुके हैं कि जो इंसिडेंट एंगल है वो एग्जैक्टली इमर्जेंट एंगल के बराबर होता है। अब बात आती है लेटरल शिफ्ट की। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लूं कि ये स्लैब यहां पे नहीं रखी हुई और इंसिडेंट रे को ही आगे बढ़ा दूं, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बनाया हुआ है। ये देखें, ये डायग्राम्स निश्चित रूप से आपको अपने हाथ से एक बार जरूर हैंड्स ऑन कर लेना चाहिए, बुक बंद करके आपको जरूर अपने आप से बना के देख लेना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो डिस्टेंस ये इंसिडेंट रे का पाथ है, ग्लास स्लैब रखने के बाद ये इमर्जेंट रे का पाथ है। इंसिडेंट रे विदाउट ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्टेड रे या इमर्जेंट रे मैं कह सकता हूं, इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, नो डाउट ये पैरेलल होंगी, तो इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी डिस्प्लेसमेंट को लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से हम लोग यहां पे जानते हैं। इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को x से हमने डिनोट कर रखा है फॉर्मूले के अंदर। t क्या है, t बेसिकली ये वाला पोर्शन है जहां से एक्चुअल में कोई रे रिफ्रैक्शन लेती है। अब डिस्टेंस थिकनेस का मतलब ग्लास स्लैब के अंदर हमेशा छोटी वाली विड्थ होगी ऐसा नहीं है। बेसिकली थिकनेस हम यहां पे उसे कहते हैं जिसके थ्रू हमारी रे रिफ्रैक्शन लेती है। तो अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो जो भी मेरे पास इसकी विड्थ है उस विड्थ को मैं यहां थिकनेस t से डिनोट करूंगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला हमारा निकल के आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करने के लिए मैंने यहां पे आपको दे रखा है। डेरिवेशन कैसे करना है ये बात रेगुलर क्लासेस में हम लोग बखूबी पढ़ चुके हैं, तो वहां से आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आर सक्सेसिव रिफ्रैक्शन। सक्सेसिव रिफ्रैक्शन क्या है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रिफ्रैक्शन, इसे मैं सक्सेसिव रिफ्रैक्शन के नाम से जानता हूं। मैंने यहां पहला मीडियम एयर ले रखा है, दूसरा मीडियम वाटर ले रखा है, तीसरा मीडियम ग्लास ले रखा है। पहले मेरा जो रिफ्रैक्शन है वो पॉइंट बी पे होता है, फिर दूसरा रिफ्रैक्शन मेरा पॉइंट सी पे होता है, तीसरा रिफ्रैक्शन मेरा पॉइंट डी पे होता है। तो 3 कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन यहां पे हो रहे हैं, तो मैं ऐसे सक्सेसिव रिफ्रैक्शन के नाम से जान सकता हूं। जब मेरे 2 रिफ्रैक्शन हो रहे थे तब मैंने उसको सक्सेसिव रिफ्रैक्शन नहीं कहा था।
आप देखेंगे यहां 3 हो रहे हैं तो सक्सेसिव रिफ्रैक्शन कहता हूं। कॉन्सेप्ट अगेन क्लियर है। इस R1 के बराबर होगा ये वाला और इस R2 के बराबर होगा ये वाला एंगल, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स है। डायग्राम हम लोग बना के देख ही चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहां भी जो इंसिडेंट एंगल है वो इमर्जेंट एंगल के बराबर ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका क्या होता है हम सब लोग जानते हैं। अगर मैं म्यू लिखता हूं तो इसका मतलब दैट इज 1 म्यू 2, यानी फर्स्ट मीडियम से रे मेरी सेकंड मीडियम में जा रही है, और इसको मैं अगर बाइफरकेट करता हूं तो ये आता है मेरे पास म्यू 2 ओवर म्यू 1। तो ये कॉन्सेप्ट है किसी भी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का। आगे हम लोगों ने फॉर्मूले में दे रखा है क्या, W म्यू जी, यानी वाटर से रे ग्लास में जा रही है, तो ये जो C पॉइंट में मेरा रिफ्रैक्शन हो रहा है जिसमें वाटर से ग्लास में रे जा रही है, उसके लिए फॉर्मूला मेंशन किया हमने W म्यू जी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो A म्यू जी A म्यू W के बराबर होगी। अब ये A कहां से आ गया, A को मैं वैक्यूम लेता हूं तो भी ठीक है, और अगर मैंने एयर यहां पे दोनों साइड कंसीडर कर रखा है तो भी ठीक है। तो नॉर्मली ये वैक्यूम के रेस्पेक्ट में होते हैं जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग यूनिटी यानी 1 लेके चलते हैं, यानी कि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट ऑफ वैक्यूम क्या होगा, 1 होगा। वैसे तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी के रेस्पेक्ट में 1 होगा। स्टूडेंट्स ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है बेंडिंग ऑफ लाइट का। अब इस डायग्राम को देखें तो रियल एंड एपियरेंट डेप्थ हम लोगों को यहां से क्लियरली मिलती है। इसमें दोनों ही डायग्राम हम डिस्कस करना चाहेंगे। पहले डायग्राम में हमने अपने व्यूअर को रखा है कहां, एयर में, और ग्लास में कोई वाटर में कोई कॉइन पड़ा हुआ है। आप ऐसे दे सकते हैं, कोई आपके पास कांच का टम्बलर है, उसमें आपने कोई 5 रुपए का कॉइन डाल रखा है यहां पे, और आप एग्जैक्टली ऊपर से इसको देख रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन बड़ा क्लियर सा है। लाइट रे इस कॉइन के ऊपर गिरेगी, कहीं से भी गिरेगी, बल्ब से, ट्यूब से या सनलाइट से, वो यहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो बहुत सारी रेज यहां से निकलेंगी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। आपको पता ही है एक बॉल पेन की टिप से 10⁻⁶ रेज निकलती हैं। हमने तो यहां सिर्फ 2 ही दिखा रखी हैं अपने पर्पस के लिए। तो रेडिएशन बहुत सारी रेज निकलेंगी। अब हमारी आई में जो भी रेज आकर के इंटरसेक्ट कर जाएंगी या अपर्चर के अंदर जो भी रेज होंगी वो इमेज फॉर्मेशन करेंगी। इस रे के बारे में बात करूं तो नो डाउट चूंकि इसका इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल सेम है, तो विदा किसी डेविएशन के हमारी आई में पहुंच जाएगी। अब ये वाली रे जो यहां से चलेगी वो चूंकि डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, यानी इसमें जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो कंपैरेटिवली बड़ा होगा डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखें तो ये दोनों रे तो हमारी आंख में नहीं जा रही, बिल्कुल फैक्ट है। डायग्राम को एनलार्ज करना मेरी मजबूरी थी जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स होता यह है कि जो आई का अपर्चर है उसी के अंदर ये रेज होंगी, तो हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स नॉर्मली देखिए यहां मैं बेंडिंग ऑफ लाइट रे देख रहा हूं, लेकिन ऐसा मुझे अपने ब्रेन में महसूस होता है कि ये लाइट रे जो है वो स्ट्रेट आ रही है, अल्टीमेटली इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो एपियरेंट ऑब्जेक्ट है मेरा वो यहां पे होगा, ये मेरा रियल ऑब्जेक्ट होगा और ये एपियरेंट ऑब्जेक्ट होगा डियर स्टूडेंट्स। एपियरेंट डेप्थ की मैं बात करता हूं तो ये आपको मिल गया, और रियल डेप्थ की बात करता हूं तो ये मिल गया। दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है इसको भी मैं यहां पे शिफ्ट के नाम से जान सकता हूं। तो अब एपियरेंट और रियल डेप्थ के बेसिस पे यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आता है। अगेन हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो सारी चीजें मैं यहां डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ जो मेरी रेगुलर क्लासेस हैं उनमें ऑलरेडी हम सब ये कर चुके हैं, नोट्स भी आपको प्रॉपर दिए हुए हैं। यहां सिर्फ मेरा पर्पस था डायग्राम की प्रैक्टिस करना और डायग्राम के बेसिस पे इन चीजों को रिकैप करना कि क्या होता है, कैसे होता है। चलिए मेरे स्टूडेंट्स अब इसका दूसरा फिगर हम लोग देखते हैं। जनरली बुक्स में ये तो मिल ही जाता है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर में है और हम रेयर में खड़े हैं। लेकिन अगर यही केस हम लोग एक मछली के लिए देखना चाहें तो मछली जल की रानी होती है, सब लोग जानते हैं। ये हमेशा पानी के अंदर ही होगी, बाहर तो निकलेगी नहीं, बाहर निकलेगी तो मर जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां मान लीजिए सन ही है, तो जो सन की अपीयरेंस है वो उसकी अपनी जगह पे नहीं दिखेगी। यहां भी रियल डेप्थ और अपीयरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट होगा। नो डाउट सन से आने वाली जो रे है वो यहां पे आकर के क्या ले जाएगी, रिफ्रैक्शन ले जाएगी। अल्टीमेटली उसका पाथ डेविएट हो जाएगा और कई बार जहां भी हमारा सन है उससे नीचे इसकी अपीयरेंस मछली को होती है। अब ये सिर्फ मछली की ही बात सन के लिए नहीं है। अगर हम देखें
कभी मछली मारने वालों को आपने देखा हो तो वो क्या करते हैं, एक किनारे में बैठ जाते हैं और एक लंबी सी छड़ी होती है, इस छड़ी के थ्रू वो कांटा या व्हाटएवर सो जाल और ये सब डालते हैं। उसके पीछे रीजन यही होता है, मछली बड़ी तेज होती है तो मछली को ये बंदा दिखाई ना पड़े, इसलिए वो थोड़ा अलग बैठता है और उसमें इस छड़ी के थ्रू अपना कांटा या व्हाटएवर सो ये सब चीजें डालता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक मैं कहूंगा कि फिजिक्स नहीं जानती मछली, इसलिए उसको हम लोग हंट कर लेते हैं। अगर उसको भी फिजिक्स पता होती तो शायद हम उसको हंट ना कर पाते। चलिए, तो रियल डेप्थ और एपियरेंट डेप्थ के लिए फॉर्मूले की बात की डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान रहे यहाँ पे W म्यू A हम लोग निकाल रहे हैं, दैट इज sin I ओवर sin R इक्वल्स टू एंगल्स की फॉर्मूला हमने निकाला। मैं अगेन यहाँ पे BI ओवर VO की बात करता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए ये जो फॉर्मूला आपका ऊपर आया है इसको जस्ट हमने रिवर्स किया है, बिकॉज जब हमारा यहाँ से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो वाटर के रेस्पेक्ट में एयर का आता है, जबकि हमें एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का चाहिए, तो हम लोग इसको यहाँ पे उल्टा करना ना भूलें। और हमने यहाँ क्लियरली मेंशन किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू रियल डेप्थ ओवर एपियरेंट डेप्थ। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, हम यहाँ से बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में किसी भी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 कभी म्यू होता ही नहीं है। अब कोई स्टूडेंट यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता है और वो गलती से लिख लेता है एपियरेंट ओवर रियल, तो बच्चों इसको कैलकुलेट करके तो देख लो, कम से कम एपियरेंट ओवर रियल करोगे तो ये 1 से कम आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो भैया अगर ऐसी छोटी मोटी कोई गलती होती है, आपसे कई बार कंफ्यूज हो जाते हो या बाजू वाले का देख लेते हो, वो तो गलती करेगा ना, आप ही तो ठीक करने वाले हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में हमें कहीं ना कहीं फाइनल आंसर को थोड़ा देख लेना चाहिए कि रियलिस्टिक पोजीशंस में वो पॉसिबल है या नहीं है। तो अगेन आई वांट टू अट्रैक्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं क्या W म्यू A की, तो नो डाउट ये तो लेस देन 1 ही आना है। वाटर के रेस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा, लेकिन एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का जो आएगा वो मेरा ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये बात मेरे को यहां पे समझ लेनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने इस चीज को मेंशन किया भी है, म्यू W इक्वल्स टू 1 अपॉन W म्यू A। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां भी हम शिफ्ट की बात करते हैं। तो अभी ऊपर वाले डायग्राम में मैंने शिफ्ट के बारे में बात किया था कि भैया ये रियल है, ये एपियरेंट है, तो इसको मैं क्या कहता हूं, शिफ्ट कहता हूं। ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, लिटिल शिफ्ट वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो शिफ्ट इक्वल्स टू डी एच माइनस एच डैश, एच यहां रियल है और एच डैश एपियरेंट है। इट मस्ट बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इनटू एच, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो इस तरह से मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू भी 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन निकाल के दे सकता हूं। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा डेरिवेशन ही करना पड़े। जनरली 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे को याद नहीं है तो काफी टाइम लग जाता है, और जब काफी टाइम लग जाता है तो वो कहीं ना कहीं जो 5 मार्क्स वाले 3 मार्क्स वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनके टाइम को खा जाता है एक तरीके से, तो हम उतना एम्फसाइज नहीं कर पाते। इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न होना भी जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अब रियल एंड एपियरेंट डेप्थ के बेसिस पे ही देखिए एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन मिला होगा, आईआईटी में भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। तो आईआईटी में काफी पहले 1991 में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, फिर उसके बाद एनसीईआरटी में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद सीबीएसई भी कई बार हमसे डिस्कस कर चुका है। तो यहाँ नया कुछ मुझे नहीं बताना, बेसिकली वो नॉर्मली क्या करता है, इस एरिया को आपसे निकलवाता है। तो बड़ा आसान सा तरीका है, कैसे, आपने ये रेडियस निकाला, पाई आर स्क्वायर किया तो एरिया आ जाएगा। अब ये मेरा क्रिटिकल एंगल के बराबर जब होगा तभी मेरी रे जो है पैरेलल टू सरफेस आ जाएगी और फिर वो बाहर दिखाई नहीं देगी। डियर स्टूडेंट्स, यहां हम लोग इस पूरे एंगल को 2C एंगल है ये वाला, इस पूरे एंगल को हम लोग एपेक्स एंगल के नाम से जानते हैं, और वाटर एयर के केस में ये अराउंड 98 डिग्री आता है। डियर स्टूडेंट्स, अब बेस की रेडियस चाहिए, इसकी रेडियस चाहिए, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग ये वाला यूज कर सकते हैं। एरिया चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन साइज, अगर 3 मार्क्स में वो ड्राइव ही करा ले इसको तो आपको ड्राइव करके देना पड़ेगा, वो भी आसान सा काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ट्रायंगल कंसीडर करते हो, आर की वैल्यू निकाल लेते हो साइन के टर्म्स में। अब वैल्यूज उल्टी सीधी हो सकती है तो उसमें कोई मैटर नहीं करता, परेशान नहीं होना। आपकी देखो यहां पे भी अगर देखोगे तो 98 दैट इज अराउंड 43 सॉरी
47 या व्हाटएवर सो। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं ये साइन 45 डिग्री के आसपास ही आता है आपका वाटर के केस में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे सकते हैं, या हो सकता है वो क्वेश्चन के अंदर ही आपको यहां मिलने वाले हाफ एपेक्स एंगल की वैल्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन दे दे। तो परेशान होना नहीं है आपने, अगर नहीं देता तो 45 से काम चला सकते हैं आप लोग। दैट वाज द कॉन्सेप्ट। अब वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, तो यहां रेडियस सीधे सीधे मेरी 3h/√7 निकल के आ सकती है। तो अगर आपको 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल मिलता है, यू में यूज इट डायरेक्टली, फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं अगर आपको याद है 3 मार्क्स में, लेकिन डायग्राम जरूर बना देना। मतलब एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं से आपने चीटिंग की हुई है। ये गलत बात है, आप जीनियस हैं, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी साथ साथ की है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला दे सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स। अगर प्रूव कराता है तब तो डायरेक्ट दे ही नहीं सकते, सिर्फ मैच कर सकते हैं आप अपना जो प्रूफ किया उसके थ्रू। अब इसी के बेसिस पे, रिफ्रैक्शन के बेसिस पे हम लोग सन की पोजीशन की बात करते हैं। सन की पोजीशन जो है वो नॉर्मली हम लोगों को हॉरिजॉन से नीचे भी दिखाई देती है कई बार। ये हमारा ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर में डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर होती हैं, जिनकी वजह से जो सन से आने वाली लाइट है वो रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट होती है यानी टेढ़ी होती चली जाती है और हमारी आई में पहुंच जाती है। तो जब हमारा सन हॉरिजन का मतलब एग्जैक्टली जहां आप खड़े हैं उस हाइट लेवल से भी नीचे अगर चला जाता है, तब भी वो हमें दिखाई देता रहता है और हमें ऐसा लगता है कि सन हमारा हॉरिजन से ऊपर है। तो इस तरह की चीजें डियर स्टूडेंट्स, अब दिल्ली जैसे सिटी में तो नॉर्मली नहीं दिखती हैं, लेकिन अगर आप किसी सी बीच पे हैं या व्हाटएवर सो, आप बिल्कुल किसी प्लेन एरिया में हैं, तो वहां कई बार आप लोग इन चीजों को महसूस कर सकते हैं। तो सनसेट और सनराइज दोनों के टाइम में ही ये 2-2 मिनट हम लोगों को सन की अपीयरेंस कंपैरेटिवली मोर रहती है। कलर जरूर इसका रेडिश हो जाता है, येलोइश हो जाता है, वो एक अलग मैटर है, उसके पीछे दूसरे रीजन है, स्कैटरिंग है और डिफ्यूजन ऑफ लाइट है, व्हाटएवर सो। लेकिन डियर स्टूडेंट 2-2 मिनट का टाइम इवनिंग मॉर्निंग दोनों में ही बढ़ जाता है, तो जो डे लेंथ है वो हमारी 4 मिनट अराउंड डेली बढ़ी होती है इसी रिफ्रैक्शन की वजह से। तो सनसेट और सनराइज के समय में दोनों ही पोजीशंस आपकी हो सकती है डियर स्टूडेंट्स। अब ये हमारा आता है TIR। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां बच्चे कई बार बहुत गलती करते हैं, वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन लिखते हैं। तो मैंने पहले ही क्लियर किया है भैया, रिफ्लेक्शन का मतलब सेम मीडियम में वापस आएगी, दैट इज रिफ्लेक्शन, और अगर दूसरे मीडियम में जा रही है तो दैट इज रिफ्रैक्शन। अब इस कॉन्सेप्ट में हमारा सेम मीडियम में वापस आती है तो दैट इज रिफ्लेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन के लिए एसेंशियल कंडीशन में क्या होना चाहिए, हमारी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इंसिडेंट एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल मेरा बड़ा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल वो मिनिमम वैल्यू एंगल है जिसपे हमारी रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस केस में मेरी रे जब डेंसर से रेयर जा रही है तो रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा है किससे, इंसिडेंट एंगल से, और जब ये एग्जैक्टली रिफ्रैक्टेड एंगल मेरा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो उस स्थिति में जो भी इंसिडेंट एंगल होगा उसी इंसिडेंट एंगल को मैं क्रिटिकल एंगल कहूंगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये एसेंशियल है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। मैं यहां से रिलेशन भी निकाल सकता हूं, वही मेरा जो स्नेल्स का लॉ है, म्यू इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर की बात मैं करूंगा डियर स्टूडेंट्स। अब चूंकि डेंसर से रेयर जा रहा है तो ये मेरा उल्टा हो जाएगा, और पर्टिकुलर वैल्यू जिसमें मेरा आर जो है वो 90 डिग्री का हो जा रहा है, उस स्थिति में इस एंगल को मैं IC कहना शुरू कर देता हूं। तो यहीं से मैंने निकाल के दिया म्यू इक्वल्स टू 1/sin IC। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेबुलस रिलेशन। इसके बेसिस पे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों को कई बार मिल जाते हैं। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स में ब्रिलियंस ऑफ डायमंड आप लोग देते हो, ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट आप देते हो, इसके बेसिस पे डायमंड की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक देते हो, इवन डायमंड को लेकर के केस स्टडी का क्वेश्चन भी बनता है। तो 4 मार्क्स में आपको अकेले TIR के बेसिस पे ही एक पूरा क्वेश्चन मिल जाता है, जिसके डिफरेंट 4 पार्ट होते हैं। आपने अभी पीछे देखा होगा जो हम लोगों ने 3 आवर्स का पेपर एक कंसल्ट किया था मिड टर्म में, तो उसमें हम लोगों ने केस स्टडी में यही क्वेश्चन डाला था, TIR को लेकर के ही डाला था, डायमंड की बात की थी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी मिल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने कंपैरेटिव स्टडी के लिए कुछ मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल दे रखा है।
तो आप यहां से देखेंगे डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है वो सबसे छोटा है, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सबसे बड़ी है। डियर स्टूडेंट, ध्यान रहे डायमंड से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का नहीं होता जो ट्रांसपेरेंट हो। डायमंड से कम क्रिटिकल एंगल किसी का नहीं होता। जो ब्रिलियंस हमें डायमंड में मिलती है, सेम ब्रिलियंस हम लोगों को कांच में भी मिल सकती है। कांच भी हमारे दो तरीके के होते हैं, क्राउन ग्लास होता है और फ्लिंट ग्लास होता है, तो दोनों में ही मिल सकती है। आर्टिफिशियल हम लोग कई सारे फाइबर्स बनाते हैं, उनमें भी मिल सकती है। लेकिन डिरेक्शन होगा क्या, डायमंड में चूंकि क्रिटिकल एंगल छोटा है तो एक छोटे पीस में ही डायमंड को शेप आउट आप करके दे सकते हो। लेकिन अगर कांच के लिए बात करोगे तो निश्चित सी बात है, इसमें क्या होगा, काफी बड़ा क्रिटिकल एंगल होने की वजह से एक बड़े पीस में आपको कटिंग करके देनी पड़ेगी जिससे कि TIR हो। अब इतने बड़े पीस को तो कोई ऑर्नामेंट की तरह से यूज करेगा नहीं, अंगूठी में भी नहीं लग सकता, गले में भी नहीं डाला जा सकता। सेकेंड थिंग, कांच जो होता है उसकी जो हार्डनेस है वो कंपैरेटिवली कम होती है डियर स्टूडेंट्स। जब हार्डनेस कम होगी तो क्या होगा, ऑर्नामेंट की तरह से हम लोग उसको यूज करेंगे तो उसके एजेस जल्दी से घिस जाएंगे। अगर जल्दी से एजेस घिस जाएंगे तो वो ब्लंट हो जाएगा और उसमें जो इंटेंसिटी है वो उतनी अच्छी दिखाई नहीं पड़ेगी। डायमंड चूंकि हार्डेस्ट भी है तो इसको एक बार अगर हमने मशीनों के थ्रू शेप आउट कर दिया तो ऑर्नामेंट में कितने भी दिन यूज करते हैं तो ये आसानी से घिसता नहीं है, छोटा पीस होता है, अल्टीमेटली बहुत दिनों तक ये चमकता रहता है। तो डियर स्टूडेंट, जब खदान से आप डायमंड को लेके आते हो तो वो चमकेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब उसको फिजिक्स जानने वाला कोई भी डायमंड कटर का मतलब वो आरी नहीं है, डायमंड कटर का मतलब एक मेरे जैसा आपके जैसा ह्यूमन बीइंग है जो उसको शेप आउट करता है, दैट इज डायमंड कटर। डायमंड कटर जब उसको शेप आउट कर देगा तभी उसमें ब्रिलियंस आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डायमंड की बात थी। अब बात करते हैं हम लोग मिराज की। मामा मारिच का नाम तो आपने सबने सुना ही है, रामायण देखी थी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में। तो मामा मारिच कुछ नहीं था, बड़ा अच्छा फिजिसिस्ट था, बड़ी फिजिक्स उसको आती थी। रावण तो खैर फिजिक्स का महान ज्ञाता था, आपको पता ही है। तो उसने इस तरह की एक इल्यूजन क्रिएट की थी सीता के आगे। अब जानबूझ के की क्या किया वो तो भगवान जाने, उतनी ज्यादा हिस्ट्री तो मैंने भी नहीं पढ़ी, रामायण तो पढ़ी है, सुनी भी है। लेकिन इंस्टेंस वहां जो है वो एक मिराज ही था, जैसे ह्यूमन बीइंग और ऊंट के ऊपर बैठ के चल रहा है या ऊंट ही किसी डेजर्ट में जा रहा है तो उसको जितने भी पेड़ हैं वो सारे के सारे उल्टे दिखते हैं। यहाँ भी रीजन यही है कि देखिए मैंने डायग्राम में क्लियर मेंशन कर रखा है, यहाँ पे हॉट एयर है, ऊपर कंपैरेटिवली कोल्ड एयर है, तो यहाँ से आने वाली जो रे होगी वो सक्सेसिव रिफ्रैक्शन लेगी और बैंड करके ऊपर चली जाएगी। हमारी आई को ऐसा महसूस होगा कि ये रे नीचे से आ रही है, स्ट्रेट वे आ रही है, अल्टीमेटली पेड़ हमको उल्टा दिखेगा या ऊंट को भी उल्टा दिखेगा। तो हम तो साइंस कर लेते हैं, लेकिन ऊंट तो बेचारा उतना ब्रेन उसका डेवलप नहीं है तो वो साइंस नहीं कर पाता और इस पेड़ की तलाश में, पानी की तलाश में वो बहुत आगे तक कई बार चला जाता है। क्वेश्चंस हम लोग TIR को ही बेस करते हुए पोरोप्रिज्म की बात करेंगे। ये सारे के सारे पोरोप्रिज्म है, एक स्पेशल नेम इनको हमने दिया हुआ है। ये रे डायग्राम निश्चित रूप से आपको अपने हाथ से कई बार बना के देख लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बार बार आप ये डायग्राम देख रहे हैं और वहां जाकर के ड्रॉ करेंगे सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम से पहले ही इन सब की प्रैक्टिस करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये पहला केस मैंने पोरोप्रिज्म का लिया। नॉर्मली ये आइसोसेलेस एंगल, आइसोसेलेस प्रिज्म होता है। एक एंगल ये 90 डिग्री का होता है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म है। पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में हमने प्लेस किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया, दो रे डाली, दोनों रे में जो इंसिडेंट एंगल है यहाँ पे 0 डिग्री है। अल्टीमेटली यहाँ TIR लिया, यहाँ TIR लिया, यहाँ आते आते अगेन इनके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हो जाते हैं, तो विदाउट डेविएशन ये सीधी सीधी निकल गई। अब AB जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज मेरे को A' B' मिल गया। इस चीज को मैंने नाम दिया टू डेविएट ए रे थ्रू 90 डिग्री। आप देखेंगे तो 90 डिग्री से यहाँ पे डेविएशन हो गया है। अब अगर मान लीजिए आपने किसी इमेज को इन्वर्ट करना है, बड़ी सिंपल सी बात है भैया, ये आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, यहां से गया, यहां से गया, यहां गया, यहां गया, डियर स्टूडेंट्स वापस आया, तो आपको उल्टी इमेज यहीं पे मिल गई। ये भी अगेन पोरोप्रिज्म ही कहलाता है, आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म है। अब यहां पे मेरा 90 डिग्री एंगल है। डियर स्टूडेंट्स, यहां मेरा रिफ्रैक्शन 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 रिफ्रैक्शन, TIR 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 TIR। तो अगर आपसे पूछता है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे TIR हो रहा है या पर्टिकुलर पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यू मे गो थ्रू
इसमें एक डायग्राम हम लोगों को और भी मिलता है जहां हम लोग बिना किसी डेविएशन के अपनी इमेज को इन्वर्ट करने की बात करते हैं। अब देखिए यहां पे इन्वर्ट तो हो रही है, लेकिन इस इन्वर्जन से अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं तो थोड़ा सा फर्क है। डियर देखिए यहां भी ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इन्वर्टेड इमेज मेरे को मिल रही है, लेकिन दोनों केसेस में देखिए फर्क मिल रही है। यहां सेम साइड मिल रही थी, ये दूसरी तरफ मिल रही है। तो ये मैंने नाम दिया है इसको टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रेज। रेज का डेविएशन नहीं है। अब यहां भी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि कहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है और कहां पर टीआईआर हो रहा है। देखिए यहां पे रिफ्रैक्शन 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 रिफ्रैक्शन, टीआईआर टीआईआर। अगेन मैं आपको ये कहूंगा कि आप एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 2-4 बार इस डायग्राम को अपने आप से बनाएं, बिना देखे बनाएं। जब तक आप अपने हाथ से नहीं बनाएंगे, इवन दैट मैं तो ये भी कहूंगा कि यहां आपको निश्चित रूप से जो इंसिडेंट एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल है, टीआईआर के लिए एंगल्स हैं, ये सारे के सारे एक बार बना के मेजर करके देख लेना चाहिए। टीआईआर के बेसिस पे एक हम लोगों को और भी एप्लीकेशन मिलता है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। आपने देखा होगा, सुना होगा, जब आपके घर में नेट कनेक्शन आता है, इंटरनेट वाला कनेक्शन आता है, तो वो कहता है जी फाइबर का कनेक्शन लगाऊंगा, बड़ी हाई स्पीड मिलेगी। भैया वो फाइबर ही ये वाली फाइबर है, ये ऑप्टिकल सिग्नल्स के बेसिस पे बेसिकली चलती है। यहां इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। वैसे कंस्ट्रक्शन आपसे पूछता नहीं है, लेकिन क्या जाता है ब्रीफिंग करने में। ये हमारे पास बफर कोटिंग है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो इसको मजबूती प्रदान करने का काम करता है। इसके बाद में ये जो आपको पिंक मिल रहा है, ये क्लैडिंग है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली कम होता है। और ये मेरे पास सेंट्रल कोर है, सेंट्रल कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अब मैं सेंट्रल कोर की एक्सिस के साथ एक कोई एंगल बनाते हुए, या यहां पे इंसिडेंट एंगल दे देते हैं, ये इंसिडेंट एंगल बनाते हुए इंसिडेंट रे डालता हूं। ये इंसिडेंट रे जैसे ही इस क्लैडिंग के अंदर जाती है तो टीआईआर लेते हुए इसके अंदर ट्रेवल करती है डियर स्टूडेंट्स। फाइनली 10-20-25 किलोमीटर बाद या 1 किलोमीटर बाद, 2 किलोमीटर बाद आपको विदाउट लॉस ऑफ इंटेंसिटी मिल जाती है। ऑप्टिकल फाइबर यूज करने के फायदे, इसको चोर चुराता नहीं है क्योंकि ये किसी काम ही नहीं आती। कॉपर की तार होती तो कबाड़े वाला ले लेता है, इसे कबाड़े वाला भी नहीं लेता। इवन दैट इसको कोई तोड़ करके अगर घर पे क्या बनाता है, कपड़े सुखाने के लिए वो सब बांधता, वो उस पर भी काम नहीं आ पाती, तो इसलिए कोई इसे चुराता नहीं है। सबसे बड़ा फायदा इसका ही है। दूसरा, डाटा लॉस नहीं होता। तीसरा, मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू एक उंगली के बराबर मोटी अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर लेता हूं, अंदर से ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा हूं, बफरिंग के बाद नहीं, बफरिंग के बाद तो कोई भी साइज हो सकता है। अगर एक उंगली के बराबर की मैं ऑप्टिकल फाइबर लेता हूं तो 10⁶ सिग्नल्स को एट ए टाइम इसके अंदर बिना किसी डिस्टर्बेंस के ट्रैवल करा सकता हूं। अब जरा देखिए 10⁶ का मतलब इतने सारे टेलीफोन कनेक्शन हो गए, इतने सारे नेट कनेक्शन हो गए कि बिना किसी लॉस के आपको बहुत सारा डाटा ट्रांसफर करने का मौका मिल जाता है। दैट इज द थिंग हियर। क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रखी है और जो कोर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रखी है, तो कम ज्यादा का कंपैरिजन भी आप लोग यहां से कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहां से कैसे रे गई, कैसे सक्सेसिव टीआईआर लिया और फिर ये बाहर निकल गई, दिखाने की कोशिश की है ऑप्टिकल फाइबर में। डियर स्टूडेंट्स, सेम फिगर हम लोगों ने रिपीट किए जो ऊपर आपको दिखाया था। फॉर्मूला हमने यहाँ पे साइन आईसी के लिए प्लेस करके आपको दिखा दिया। अब हम लोग लेंसेज की बात करते हैं। देखिए लेंसेज, डिफरेंट टाइप के लेंस की बात करेंगे, बाइकॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। एक सरफेस प्लेन है, आप देख रहे हैं जहां आप खड़े हैं वहां से दूसरी तरफ के सरफेस को पहले बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, तो ये जो सरफेस है जहां मेरा ये कर्सर चल रहा है, दैट इज कॉनकेव। केव का मतलब होता है डियर स्टूडेंट गुफा। तो गुफा जैसा अगर कोई सरफेस मेरे को मिलता है, दैट इज कॉनकेव, दैट इज कॉनकेव एंड दैट इज कॉन्वेक्स। तो ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो गया। इसी तरह से कॉनकेवो कॉनकेव, ये हो गया कॉनकेवो प्लेनो, ये हो गया व्हाट, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो डिफरेंट नेमिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं लेंस की, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेंसेज की बात। अब लेंस से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये कुछ बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों सेंटर हमने लिया, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसके थ्रू कोई भी रे कैसे भी पास कराओगे तो विदाउट डेविएशन निकल जाएगी, सबसे बड़ी खासियत। और सेंटर तो है ही,
वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी, दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर कहलाता, सॉरी। अब डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए यहां मेरा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, तो पहला सरफेस ये होगा, ये वाला पहला सरफेस होगा, और इस पहले सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी इसे मैं R1 से डिनोट करता हूं डियर स्टूडेंट्स। अब पहला सरफेस मुझे पता लग गया, इसके बाद में दूसरे सरफेस की बात करूं तो ऑब्वियस है जो बचा हुआ सरफेस है वो ये वाला दूसरा सरफेस होगा। इस दूसरे सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हमने R2 से यहां पे डिनोट किया है। अब प्रिंसिपल एक्सिस की बात हम लोग डियर स्टूडेंट्स करें तो देखिए जो भी मेरा लेंस है उसको मैंने परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया, और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने एक एक्सिस लिया है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, इसे हम लोग ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। द सेम थिंग इन फॉर कॉनकेवो कॉनकेव, इसके लिए भी हमारी सारी चीजें वही सेम होंगी। दोनों डायग्राम्स मैंने एट ए टाइम इसलिए बना के आपको दिए हैं जिससे कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। तो डिस्टेंस ये टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने ली यहां। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज के बाद हम लोग थोड़ा सा देखना चाहेंगे जो अभी मैंने यहां आपसे शेयर किया था, अभी बताया था, उसको अगेन एक फिगर के थ्रू यहां एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एनी रे व्हिच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गेट नॉट डेविएटेड, कैसे भी जाएगी, कहीं से भी जाएगी, लेकिन उसमें डेविएशन नहीं होगा। इसको भी देखेंगे तो यहां भी वही है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो रे है, अब देखो जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी तो एक रे है, प्रिंसिपल एक्सिस भी ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, तो इसमें भी कोई डेविएशन नहीं होता, ये भी गो थ्रू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने फोकस को एक्सप्लेन किया। अब नॉर्मली पढ़ तो लेते हैं, 12th भी पास हो जाता है, हालांकि ये 9th और 10th की बात है, जिसमें हमें ये क्लियर होना चाहिए कि प्रिंसिपल, फोकस और फोकल लेंथ कौन सी होती है, फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा होता है, सेकंड प्रिंसिपल कौन सा होता है, और फर्स्ट फोकल लेंथ कौन सी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने दोनों फिगर को साथ साथ इसलिए बनाया कि कंपैरिजन आप लोगों का हो जाए। अब मैं यहां बात करता हूं तो एग्जैक्टली इट इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल फोकस एंड दिस लेंथ इज टर्म्ड एज फोकल लेंथ। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड फर्स्ट फोकल लेंथ की बात हमने की है, तो यहां से हम लोग डायग्राम से देख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलता है। अब नीचे वाले डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो जो पैरेलल आने वाली रे है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके टकरा रही है, इसे हम लोग सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यानी प्रिंसिपल तो दोनों में लगा हुआ है, लेकिन ऊपर वाले में फर्स्ट प्रिंसिपल है और नीचे वाले में सेकंड प्रिंसिपल है, ये बात देखनी है। इसी के साथ साथ मैं यहां कॉनकेव के लिए देखना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, तो कॉनकेव का डायग्राम भी आपके पास में है, तो यहां भी आपका ये वाला जो फोकस है वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या डिफरेंशिएट होता है फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल में, ये बात आपको यहां इस फिगर से देख लेनी है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। ये मेरा साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स, तो अब इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करना चाहेंगे। थक गए होंगे आप लोग, काफी देर हो गई, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इन सारी की सारी चीजों को आप जो है क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। ये सारे डायग्राम अपने हाथ से एक बार बना के जरूर देख लेंगे। हाथ से बना के देखने के बाद आप लोग